मैं नंगे पांव भागी चली जा रही थी। मेरे पैरों में इस कदर पत्थर चुभ चुके थे कि खून रिस रहा था, लेकिन मैंने अपने कदम न रोके थे। मेरी हालत उस इंसान के जैसी थी जिसके सामने मौत खड़ी हो और वो उससे बचने के लिए भागता ही चला जाए। मेरा भरोसा टूटा था और किरचियां मेरे दिल की हुई थी। मेरी आंखें जख्मी हो चुकी थी और ख्वाब आंसू की तरह मेरी आंखों से बह निकले थे। उम्मीद का हर दिया बुझ गया था और मैं बर्बाद होकर सनम के कूचे से निकली थी। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया था और मुझे रास्तों का भी पता नहीं था। ना ही सड़कों पर रोशनी थी और ना ही गाड़ियों का आना जाना था। दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी थी और करीब आने पर मुझे पता चला कि वो पुलिस की गाड़ी थी। मुझे इस तरह भागता हुआ देखकर पुलिस वालों ने ना सिर्फ गाड़ी रोकी बल्कि मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर मुझसे तहकीकात शुरू कर दी। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुना दी थी, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले मुझे सीधा पुलिस स्टेशन ले गए थे और मेरे बाबा को पुलिस स्टेशन बुला लिया गया था। लेकिन वहां आकर जो कुछ मेरे बाबा ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। बाबा ने साफ शब्दों में कह दिया था कि इस लड़की से मेरा कोई संबंध नहीं है, जिसने हमारे घर की दहलीज पर हमारी इज्जत दागदार की है। मैं बाबा के पैरों में गिर गई और रोते हुए माफी मांगने लगी। लेकिन अब तो पत्थर दिल हो गए थे। कहने लगे कि तूने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि अपनी सारी बहनों के भविष्य पर भी कुल्हाड़ी मार दी है। अब कौन तेरी बहनों को ब्याह कर ले जाएगा? मेरा तुझसे कोई वास्ता है और ना ही कोई संबंध। ये कहकर बाबा मुझे छोड़कर वापस जाने लगे। लेकिन मैंने बाबा का हाथ पकड़ लिया और मिन्नत करने लगी कि मैं घर के एक कोने में कैद हो जाऊंगी, लेकिन वो मुझे इस तरह छोड़कर ना जाएं। बाबा आखिर मेरे बाप ही थे। कब तक मुझे यूं रोता बिलखता देखते? उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि तूने अपनी नादानी में सबसे ज्यादा नुकसान खुद अपना ही किया है और इस बात का एहसास तुझे हर गुजरते दिन के साथ हो जाएगा। और बाबा की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। मैं बाबा के पीछे चादर में मुंह छुपाए रात के अंधेरे में घर आ गई थी। लेकिन ऐसी बातें कहाँ छुपती है? मोहल्ले वालों को उड़ते उड़ते हर बात की भनक लग गई थी और सारे मोहल्ले में चर्चा हो गई थी कि मास्टर जी की बेटी रात के अंधेरे में बाप की इज्जत पर सट्टा लगा आई है। हर कोई दिलासा देने के बहाने घर आ रहा था और मेरे घरवालों के जख्मों को कुरेद रहा था। बाबा बहुत हौसले से बेइज्जती को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा जैसे इज्जतदार व्यक्ति के लिए ऐसी बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था और वो पूरी तरह बीमार होकर बिस्तर से लग गए थे। मेरी बड़ी बहन रितिका का रिश्ता मेरी वजह से टूट गया था और अब माँ ने तो मोहल्ले वालों के सवालों से तंग आकर घर से निकलना ही बंद कर दिया था। लेकिन मेरी बदकिस्मती यहीं खत्म ना हुई, क्योंकि पूरे 40 दिन बाद एक ऐसी खबर मिली थी जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन सरक गई थी। मेरी तबीयत कुछ खराब थी और माँ को मेरी हालत देखकर कुछ शक सा हुआ था। इसलिए मैंने जब मोहल्ले की मशहूर दाई को बुलवाया तो माँ का अंदेशा सच साबित हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। मैं 19 साल की उम्र में बिना शादी के ही गर्भवती हो चुकी थी। ये खबर न सिर्फ मुझ पर बल्कि मेरे घरवालों पर भी कयामत की तरह टूटी थी, क्योंकि अब तो मेरे माँ बाप दुनिया को यही कह रहे थे कि जो कुछ उन्होंने सुना है वो सब बिल्कुल गलत है। लेकिन अब वो झूठ उस बच्चे की पैदाइश पर सच साबित हो जाता। दाई की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं चक्कर खाकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। और फिर जो कुछ मेरे साथ होता गया वो बयां करने के काबिल नहीं था। इस बात को यहीं खत्म करने के लिए माँ ने बहुत जोर लगाई और दाई से मिन्नत की कि वो इस बच्चे को खत्म कर दे। लेकिन दाई ने इनकार कर दिया कि वो ये काम हरगिज नहीं करेगी। और फिर जब माँ मुझे अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने माँ को बहुत बातें सुनाई और कहा कि तुम्हारी बेटी तो पाप कर ही आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी इसका बच्चा गिरवाकर कोई पाप करें। जिस तरह के शब्द डॉक्टर ने मेरे लिए इस्तेमाल किए थे वो सुनकर मैं शर्म से जमीन पर गिर गई थी। माँ मुझे घर लाई और सर पकड़कर रोने लगी कि पता नहीं तूने मुझे कौन से पापों की सजा दी है। और फिर माँ ने मुझे इस शहर के दूसरे कोने पर मौजूद अपनी बहन के घर भेज दिया। माँ की बड़ी बहन विधवा थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। उन्होंने मुझे मोहब्बत से अपने घर रखा और मेरी बहुत सेवा की। लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ तो मुझे उसकी शक्ल देखकर नफरत होने लगी। वो हूबहू अपने बाप जैसा था। मैंने उसी पल एक ऐसा फैसला किया जो किसी भी माँ के लिए करना मुमकिन नहीं था और मैंने बिना सोचे समझे उस बच्चे को कचरे के ढेर पर डाल दिया था। मेरी मौसी जी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नफरत की आग में उस वक्त अंधी हो चुकी थी कि मुझे उस मासूम पर भी जरा रहम ना आया था। मैं बच्चे को कचरे के ढेर पर डालकर संतुष्ट हो गई थी और कुछ दिनों बाद वापस अपने घर चली आई थी।
लेकिन मेरी बदनामी ने मेरा पीछा ना छोड़ा था। मेरी सारी बहनों की शादी हो गई थी और भाइयों की भी, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता ना आया था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें मालूम था कि मेरे लिए रिश्ता आना बहुत ही मुश्किल है। बाबा तो हर वक्त मुझे यही कहते कि बेटी, तूने जो कुछ हमारे साथ किया है, तुझे इसी की सजा मिल रही है। मुझे भी ये बात मालूम थी कि मैंने अपने घर वालों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। 20 साल की उम्र से लेकर मैंने एक एक दिन मर मर कर गुजारना शुरू किया था और मैं पूरे 35 साल की हो गई थी। मुझे मौसी जी और बुआ जी कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मैं खुद औलाद वाली होकर भी बे औलाद थी। कोई मुझे माँ कहने वाला न था। और फिर 35 साल की उम्र में मेरा रिश्ता हो गया। ये बात कहने और सुनने में बहुत ही अजीब थी, लेकिन एक दिन मेरे भाई काम से घर लौटे और कहने लगे कि मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त से तय कर दिया है। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन मेरी माँ तो खुश हो गई थी। वो भी चाहती थी कि मरने से पहले मुझे अपने घर का होता देख ले। भाई ने बताया कि वो लोग सीधे साधे हैं और सादगी से शादी करना चाहते हैं। माँ बाबा को भी कोई ऐतराज नहीं था। मेरे दिल में तो अब कोई खुशी बाकी ना रही थी। जो कुछ था मैं सब लुटा चुकी थी, इसलिए ना ही मैंने कोई तस्वीर देखी और ना ही लड़के के बारे में कोई सवाल किया था। भाई ने मेरी शादी करवा दी और मुझे अपने दोस्त के साथ विदा कर दिया। मैं सारे रास्ते घूंघट डाले खामोशी से बैठी रही थी और फिर ससुराल पहुंचकर मुझे 2 औरतों ने मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। मुझे अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा था। गुजरे कल के तकलीफ देह पल मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। यकीनन वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। यही सोचकर मैंने नजरें झुकाए अपनी उंगलियों को मरोड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जो कुछ उसने बताया था वो तो मेरे दिल और दिमाग में भी नहीं था। मेरे पास्ट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, बल्कि वो मेरे पीछे मेरी इस नई जिंदगी में भी किसी साई की तरह चला आया था। मेरे पति के शब्दों ने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी। कहने को तो मेरा नाम कमल है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ कीचड़ ही खिलता पाया। मेरा संबंध एक मिडिल क्लास घराने से था। 20 साल की उम्र में मेरी जिंदगी में ये ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरे बाबा एक सरकारी स्कूल में नौकर थे और उनकी सैलरी बहुत ज्यादा न थी। हम 9 बहन भाई थे और इतने बहन भाइयों की शिक्षा से लेकर कपड़ों तक बहुत ज्यादा खर्चे हो जाया करते थे। अक्सर ही बाबा का मिजाज खराब रहता और वो हम सब पर गुस्सा निकालते रहते। शोर हम बहन भाई मचाते और डांट माँ को पड़ती। इस बात से वो इस कदर परेशान आ गई थी कि बाबा के आने से पहले ही वो हम सब को या तो मारपीट कर सुला देती या फिर पड़ोस में भेज दिया करती। इसी वजह से हम सारे ही बच्चे बाबा से दूर हो गए थे। हम में से कोई भी बाबा के करीब जाना पसंद ना करता। बचपन से जवानी तक हम यूं ही रहे। कभी बाबा के डर से कमरे में बंद हो जाते तो कभी मौसी जी के घर जाकर टीवी देखने बैठ जाया करते थे। उस जमाने में तो टीवी भी बस हमारी कमला मौसी जी के घर में हुआ करता था, इसलिए अक्सर मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी टीवी देखने के लिए उनके घर चले आया करते थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो सलमान खान, अजय देवगन और माधुरी की फिल्में देख देख कर इसको आशिकी का भूत सर चढ़कर नाचने लगा। एक दिन बाबा ने हमें गुनगुनाते हुए सुन लिया और उसके बाद माँ की ऐसी खबर ली कि हमारा कमला मौसी जी के घर जाना भी बंद हो गया। लेकिन दिमाग में वो सब कुछ समा चुका था जो हमने अब तक फिल्मों में देखा था। बाबा हमें अपनी जिंदगी में कोई क्रूर चरित्र के दिखाई देते थे और हर लड़का अपना हीरो लगता था। मैं घर से लेकर स्कूल तक के सफर में हर चेहरे में अपने हमसफर की तलाश शुरू कर चुकी थी। स्कूल की जिंदगी में तो कोई हमसफर नहीं मिला, लेकिन 17 साल की उम्र में जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वहाँ मेरी दोस्ती राखी से हुई। वो बहुत ही आजाद ख्याल और बेबाक लड़की थी, क्योंकि उसके घर का माहौल ऐसा ही था। वो मुझे कॉलेज के बस्ते में छुपा छुपा कर सलमान खान के पोस्टर लाकर पकड़ा दिया करती थी। एक दिन राखी कहने लगी, कमल तुझे सलमान खान इतना पसंद है तो कभी मेरे भाई से मिल ले, तेरा अरमान पूरा हो जाएगा। उसकी बात पर मैं हैरान हुई तो वो कहने लगी, मेरा भाई भी हूबहू उसके जैसा ही खूबसूरत है। मैं राखी की बातों में आ गई और जब छुट्टी के वक्त उसका भाई उसे लेने के लिए आया तो मैंने अपनी बड़ी बहन को ये कहकर घर भेज दिया कि मुझे टीचर ने किसी काम से रोका है, और खुद राखी के साथ उसके भाई से मुलाकात के लिए चल पड़ी। उसका भाई तो वाकई बहुत खूबसूरत था। मैं उसे देखकर दीवानी हो गई और मेरे दिल में पहली बात यही समाई कि अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो राखी का भाई रोहन ही होगा। मैंने कमला मौसी जी के घर जाना भी छोड़ दिया था। मैं हर वक्त किताब खोलकर बैठी रहती जैसे पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन दरअसल मैं किताबों में छुपे पोस्टर देखती रहती और दिल ही दिल में रोहन को भी याद करती। मेरे दिल में रोहन की मोहब्बत बस गई थी
और इस बात का एहसास रोहन को भी हो चुका था। मैं अक्सर ही अपनी बड़ी बहन को टीचर के नाम पर घर वापस भेज देती और खुद राखी के साथ रोहन के पास पहुंचकर उससे बात शुरू कर देती। एक दिन रोहन ने राखी से छुपकर मेरे हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाई तो मेरे हाथ पांव कांप गए, लेकिन मैंने जल्दी से वो चिट्ठी अपने बस्ते में डाल ली और फिर घर पहुंचकर कमरा बंद कर दिया। और जैसे ही उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया तो खुशी से झूम उठी। रोहन ने ना सिर्फ मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था, बल्कि अकेले में मिलने की बात भी लिखी थी और वो चाहता था कि इस बात का पता राखी को भी ना हो। उस जमाने में दोपहर के वक्त गलियों में बहुत सन्नाटा हुआ करता था। हर कोई दोपहर के खाने के बाद सो जाया करता था और रोहन ने भी उसी वक्त मुझे मिलने के लिए मेरे घर के करीबी पार्क में बुलाया था। मैंने सोच लिया था कि मैं रोहन से मिलने के लिए जरूर जाऊंगी, लेकिन दिल में बाबा का डर जाग उठा था। अगर बाबा या किसी बहन भाई को पता चल जाता तो मेरी शामत आ जाती। लेकिन मोहब्बत वो चीज है जो इंसान के अंदर के हर डर को मिटा देती है, और मैंने भी सारे डर और खौफ को मिट्टी में दफन करके रोहन से मिलने को मंजूर कर लिया। मैंने दोपहर के वक्त माँ के कमरे में झांक कर देखा तो माँ गहरी नींद सो रही थी और बाबा हमेशा की तरह स्कूल से वापस आकर बाजार गए थे और वापस ही नहीं लौटे थे। सारे बहन भाई भी स्कूल से थके हारे आकर सो चुके थे। मैंने जल्दी से अपनी बड़ी दीदी की चादर ओढ़ी, वो घर से निकल गई। रास्ते में कई मोड़ आए जिस पर मेरे दिमाग ने आवाज लगाई कि कमल, अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ, अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम न कर। लेकिन मोहब्बत का ऐसा ठप्पा दिल पर लगा था कि वापसी पलट कर न देखा और भरी दोपहर में पार्क पहुंच गई। रोहन पहले से ही मेरे इंतजार में था। मुझे देखते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी तारीफों में जमीन आसमान एक करने लगा। रोहन के इस तरह हाथ थामने पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। लेकिन नई नई जवानी थी और मोहब्बत का जोश भी सर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए सही और गलत का एहसास ना हो सका। पहली ही मुलाकात में रोहन ने एक बहुत ही महंगी घड़ी मुझे गिफ्ट की और कहने लगा कि यह बात राखी को बिल्कुल ना बताना कि मैं तुमसे इस तरह मुलाकात के लिए आया हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और जल्द ही तुम्हें अपनी जिंदगी बना लूंगा। लेकिन खबरदार, जो मेरी बहन को फिलहाल इस बात का पता चला, अगर उसने बाबा को बता दिया तो फिर हम कभी एक ना हो सकेंगे। मैंने रोहन की बात को पल्लू से बांध लिया और उसका इतना महंगा गिफ्ट लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। रोहन ने मेरी आंखों में इतने खूबसूरत ख्वाब सजाए थे कि मैं जागती आंखों से भी नींद की वादियों में खो गई थी। रोहन का हर शब्द मोहब्बत की चाशनी में डूबा हुआ था। उसने मुझे भरोसे की डोर थमाई थी और कहा था कि वो हर हाल में मुझसे ही शादी करेगा और मेरी मोहब्बत में दुनिया से लड़ जाएगा। मैं भी उस वक्त 18 साल की उम्र में थी और रोहन की हर बात पर भरोसा करना मेरी मोहब्बत का तकाजा था। उस दिन के बाद से मेरी दुनिया ही बदल गई। रोहन जब भी मिलने के लिए बुलाता तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी आवाज पर दौड़ी चली आती। कमला मौसी जी के घर मैंने छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर बहुत सी फिल्में देख रखी थी, लेकिन अब तो मेरी अपनी ही जिंदगी इस कदर रंगीन हो गई थी कि मुझे कमला मौसी के घर जाकर फिल्में देखने की फुर्सत भी नहीं थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब मैं रोहन से मिलने के लिए पार्क में गई तो मोहब्बत से कहने लगा कि आज वो मुझे शॉपिंग के लिए ले जाना चाहता है। ये सुनकर मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं घर से बस कुछ ही देर के लिए निकल कर आया करती थी और अगर मैं रोहन के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती तो बाजार में बहुत वक्त लग जाता और फिर मुझे ये फिक्र भी सता रही थी कि कहीं कोई देख ना ले। रोहन ने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहने लगा कि वो मुझे अपनी मोहब्बत की निशानी यानी एक अंगूठी दिलाना चाहता है और वो अंगूठी वो मेरी ही पसंद से लेना चाहता है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं रोहन की मीठी मीठी बातों के जाल में फंस गई और उसके साथ बाजार के लिए निकल गई। रोहन के पास एक बड़ी सी बाइक थी जो वो शायद अपने किसी दोस्त से मांग कर लाया था और उस पर बैठकर मैं खुद को किसी राजकुमारी की तरह महसूस कर रही थी। रोहन ने मुझे अपने पीछे बैठाया और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। मैंने घबराकर रोहन को पकड़ा तो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मुझे घर से निकले काफी देर हो चुकी थी और हम अभी तक बाजार नहीं पहुंचे थे। मुझे बाजार का रास्ता भी ठीक तरह से मालूम नहीं था। मैंने रोहन से कहा कि काफी देर हो गई है, बाजार कितनी दूर है, अगर माँ जाग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। रोहन हंसकर कहने लगा कि क्यों फिक्र करती हो, अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, अब तुम माँ की फिक्र से आजाद हो जाओगी। रोहन की बात का मतलब तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो हमारी शादी की वजह से ये बात कह रहा है, इसलिए मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। काफी देर बाद रोहन ने गाड़ी जहां रोकी थी वो कोई बाजार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सी हवेली थी। मैंने रोहन से कहा कि ये हम कहाँ गए हैं, तुमने तो बाजार का कहा था। रोहन कहने लगा कि ये मेरी बुआ का घर है और मेरी बुआ को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हें अपनी बुआ से मिलवा दूं, वही मेरे बाबा को हमारी शादी के लिए राजी करेंगी। रोहन की बात सुनकर मैं घबरा गई
और कहा कि अगर ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं कम से कम तैयार होकर तो आती। पता नहीं तुम्हारी बुआ किस मिजाज की औरत होगी और मेरे बारे में क्या सोचेगी। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि अगर मुझसे शादी करनी है तो बुआ से तो मिलना ही होगा ना। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मैं इनकार ना कर सकी। वैसे भी मेरी जिंदगी का मकसद भी तो अब रोहन से शादी करना ही था। मैं हवेली में पहुंची, लेकिन वहां तो मुझे कोई भी नजर ना आया। बहुत सारे कमरे बने हुए थे और बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। सामने ही एक लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा था। रोहन कहने लगा कि जाओ जाकर बुआ को बुलाओ, मैं उनकी सेवा में खास तोहफा लाया हूँ। एक पल में ही मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने कसकर रोहन का हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही है, हम वापस चलते हैं। रोहन कहने लगा, मेरी जान, बस कुछ ही देर की बात है। उस आदमी के पीछे एक बड़ी सी उम्र की औरत चली आई। ऐसा लगता था जैसे वो अभी किसी शादी से आई हो। सोने के जेवरात की दुकान बनी हुई और मेहंदी से रची हुई। उस औरत को देखकर मेरी जान निकल गई थी। उसका हुलिया बता रहा था कि वो कोई आम औरत नहीं है। रोहन फौरन आगे बढ़कर उस औरत की सेवा में हाजिर हो गया और मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा, मैंने आपसे कहा था ना मैं किसी को आपकी सेवा में लेकर आऊंगा। अब आप ही बताइए मेरी पसंद कैसी है। रोहन की बुआ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, वाकई तेरी पसंद लाजवाब है। लड़की तो जवान होने के साथ साथ बहुत हसीन भी है और मासूम भी लगती है। रोहन की बुआ ने मुझे अपने पास तख्त पर बैठाया और रोहन से कहा कि जा जाकर लड़की लिए बाजार से कुछ खाने को तो ला। उनकी बात पर मेरी जान निकल गई। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मैं बस अब वापस जाऊंगी। रोहन की बुआ कहने लगी कि पहली बार बहू हमारी दहलीज पर आई है, हम ऐसे तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे, ये हमारा रिवाज नहीं है। बुआ ने रोहन को इशारा किया तो वो हवेली से निकल गया। बुआ ने उस लंबे तड़ंगे आदमी से कहा कि जाओ जाकर मेरी अलमारी से कुछ जेवर तो निकाल कर लाओ, मैं अपनी बहू के साथ कुछ देर बात करूंगी और उसे खुद अपना खानदानी जेवर भी पहनाऊंगी। मुझे घर से निकले काफी देर हो गई थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन बुआ तो मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दे रही थी। वो आदमी कुछ ही देर में बहुत सारे जेवरात ले आया था। उसने मेरे हाथों में बहुत सारे कंगन डाले और मेरे पैरों में बड़े बड़े चहवे पहना दिए। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि तू तो सोना है सोना, ये सोना भी तेरे आगे फीका पड़ गया है। मैं तो इतने जेवरात देखकर ही दंग रह गई थी। बुआ ने मेरा हाथ पकड़कर उठाया और कहने लगी, चल शीशे में देख, तू कितनी सुंदर लग रही है। वो मुझे अपने साथ एक कमरे में ले आई और शीशे के आगे खड़ा कर दिया। उस लंबे तड़ंगे आदमी ने बताया कि रोहन सामान लेकर आ गया है। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। बुआ ने कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं सामान लेकर आती हूँ। ये कहकर वो मुझे वहीं छोड़ गई और जब काफी देर तक पलटकर न आई तो मैंने बाहर निकलने के लिए कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी जान निकल गई क्योंकि दरवाजा तो बाहर से बंद था। और उस वक्त मुझे पता चला कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मैंने बहुत दरवाजा बजाया, बहुत रोई पीटी, लेकिन किसी ने भी वो दरवाजा ना खोला। वक्त रेत की तरह तेजी से मेरे हाथों से फिसलता चला गया और फिर कई घंटों बाद जब दरवाजा खुला तो मेरे आगे वो आदमी खड़ा था। वो रोहन नहीं बल्कि कोई और था। वो चेहरा देखकर मैं डर गई थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई जालिम इंसान हो, और वाकई ही वो एक दरिंदा साबित हुआ। उसने मेरी मासूमियत को नोच फेंका और मेरे साथ वो किया था जिसका सोचकर ही मैं आज भी कांप उठती हूँ। वो कुछ घंटे मेरी जिंदगी के बदतरीन पल थे। उसके जाने के बाद रोहन की बुआ मेरे कमरे में आई। मैंने रोते हुए उनसे रोहन के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि ना ही वो मेरा भतीजा है और ना ही मैं उसकी बुआ हूँ। वो यहाँ मेरे लिए नई नई बहुएं लेकर आता है, यह उसका और राखी का काम है। राखी का नाम सुनकर मेरी जान निकल गई थी। यानी वो रोहन के साथ इस घिनौने खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। और फिर मुझे पता चला कि वो दोनों बहन भाई नहीं है बल्कि इसी गिरोह का हिस्सा है। उस औरत की बात सुनकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी और वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। आधी रात को जब मुझे होश आया तो तब हवेली में कोई महफिल सजी हुई थी। जवान और हसीन लड़कियों का मुजरा हो रहा था। हर कोई नशे में मदहोश था। बुआ भी उस लंबे तड़ंगे आदमी के साथ उसी महफिल का हिस्सा बनी हुई थी। मैंने खामोशी से हर मंजर को अच्छी तरह देखा और दबे पांव वहां से भागने की कोशिश की। शायद किस्मत को मुझ पर रहम आ गया था क्योंकि गार्ड्स दरवाजे पर मौजूद नहीं थे। मैं खामोशी से निकलती ही चली गई, लेकिन उन लोगों को मेरी भनक लग गई। वो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़े, लेकिन मैं कच्चे पक्के रास्तों पर गिरती पड़ती भागती ही चली गई और आखिरकार पुलिस वैन को मिल गई। मैं दोपहर को घर से निकली थी और उस वक्त रात के 4 बज रहे थे। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मेरे घर वालों पर कैसी कयामत गुजर चुकी है, क्योंकि मैं तो खुद भी एक तूफान से गुजर कर आई थी। मोहब्बत के नाम पर मैंने जो धोखा खाया था, मेरी रूह तक जख्मी हो गई थी।
उस दिन के बाद से बाबा ने हम बहन भाइयों पर सख्ती करना छोड़ दी थी। बस वो खामोश हो गए थे। जमाने ने उन्हें बहुत बदनाम किया था और ये बदनामी मेरी वजह से उनके नसीब में लिखी गई थी। और फिर पूरे 35 साल की उम्र में मेरे भाई ने अचानक ही मेरी शादी करवा दी थी और मैं अपने पति के सामने बैठी थी। लेकिन उसकी बातों ने एक दफ़ा फिर मुझे पास्ट में पहुंचा दिया था, क्योंकि वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो इंसान था जो उस वक्त उस कूड़ेदान के पास खड़ा था जब मैंने अपने बच्चे को वहां बेरहम जानवरों के हवाले छोड़ दिया था। वो और उसकी पत्नी बे औलाद थे, इसलिए उसने मेरे बेटे को अपनी गोद में उठाया और उसे अपना नाम दे दिया। उस व्यक्ति को मेरा चेहरा याद रह गया, लेकिन उसे खुद भी नहीं मालूम था कि किस्मत में हमारा इस तरह मिलना लिखा होगा। कुछ सालों पहले ही उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और वो अपने बेटे के साथ अकेला रह गया था। और ये बात जब मेरे भाई को पता चली तो उन्होंने खुद ही मेरे रिश्ते की बात की और मेरा उस व्यक्ति के साथ रिश्ता हो गया। लेकिन मेरी तस्वीर देखते ही वो पहचान गया कि मैं कौन हूँ, इसलिए उसने खुशी खुशी शादी कर ली ताकि उसके बेटे को असली माँ का प्यार भी मिल जाए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि किस्मत ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। मैं अपने ही बेटे की सौतेली माँ बनकर उसके घर में चली आई थी। मेरे पति ने आवाज लगाई तो मेरा सगा बेटा कमरे में आ गया और कहने लगा, जी बाबा, आपने मुझे बुलाया। मेरे पति ने उसे कहा कि आज से ये तुम्हारी ममा है और तुम इन्हें ममा कहकर ही पुकारना। मेरा 15 साल का जवान बेटा मेरे सामने खड़ा था और मेरी आंख आंसुओं से भर गई थी। मैंने कई साल दिए पर पत्थर रखकर गुजारे थे। दोस्तों, ये थी एक औरत की जिंदगी पर बीती हुई एक दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।